मोनिका की बाहर से आती आवाज़ों ने घर में कोहराम मचा रखा था। अपने कमरे में डरमी सहमी बैठी हुई दोनों माँ बेटी आवाज़ों पर कान लगाए थी। ये घर है कि धर्मशाला? खाओ ठूसो और सो जाओ। मैंने अनाथालय खोल रखा है क्या? ये सुनकर पिंकी ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, हमारा घर हमारे लिए ही अनाथालय हो गया अब। आंखों में नमी लिए कविता जी ने कहा, बेटा, समय का फेर है। बस तेरी शादी हो जाए तो मैं भी परमात्मा के पास चली जाऊं। कम से कम इस रोज रोज की जलालत से तो छुट्टी मिलेगी। पिंकी का मन माँ को ऐसा कहते देखकर दुखी हो गया। इसने आगे बढ़कर माँ के आंसू पोंछे। इतनी देर में मोनिका दंदनाती हुई अंदर आ गई। तुम दोनों के पास रोने के लिए कितनी फुर्सत है? और बुढ़िया, तुझे मैंने बर्तन धोने के लिए कहा था। जूठे कर करके दोनों ढेर लगाती हो। इन्हें क्या तुम्हारा बाप आकर धोएगा? ये सुनकर पिंकी के दिल पर बहुत जोर पड़ा। उसने कहा, भाभी, माँ को बुखार है, बर्तन मैं धो देती हूँ। मोनिका लाल पीली होकर बोली, अच्छा, तो महारानी को बुखार हो गया? ला देखूं तो जरा। मोनिका ने सास की कलाई पकड़कर जट से मरोड़ दी तो सास बिलबिला गई। पिंकी ने छोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, भाभी, छोड़ दीजिए, मैं कर दूंगी ना, प्लीज इनको छोड़ दीजिए। मोनिका ने पिंकी के ही बाल खींचकर कहा, ओ शहजादी, अब तू चलकर सारे कपड़े और शर्ट धोएगी, लेकिन ये बुढ़िया बर्तन ही मांजेगी। बुखार का नाटक नहीं चलेगा। 1 सेकंड में दोनों बाहर नहीं आई तो घर के बाहर निकाल दूंगी और बेटा पूछने भी नहीं आ पाएगा। मोनिका कहकर वहां से चली गई। दोनों माँ बेटी काम में लग गई। कविता जी को बुखार में काम करते देखकर पिंकी दुखी थी। कविता जी का बेटा रुपेश ऑफिस के काम से अक्सर बाहर रहता था। कभी कभी तो घर आए भी 2 महीने हो जाते थे। मोनिका अपनी सास ननद का ऐसे ही जीना मुहाल रखती थी। पिंकी 19 साल की थी। पढ़ाई तो मोनिका ने कब की छुड़वा दी थी, ये कहकर कि इतना पढ़कर क्या करेगी। रुपेश से कह दिया कि ये तो पढ़ना ही नहीं चाहती, घर के काम सीख लेगी तो ससुराल में काम आएगा। उसने चाहा भी कि पिंकी कोई कोर्स करके कुछ सीख ले, मगर मोनिका ने पिंकी को डरा धमकाकर मना करवा दिया। पिंकी अपनी माँ के कारण मोनिका से डरती थी। मोनिका उसकी माँ को मारने की धमकियां देकर उसे काबू में रखती थी। कविता जी बर्तन धोते हुए सोच रही थी, बस पिंकी की शादी हो जाए तो भगवान मुझे अपने पास बुला लेना। कविता जी को इतनी बीमारियों ने घेर लिया था कि शरीर साथ ही ना देता था, मगर मोनिका को उन पर जरा सा तरस नहीं आता था। तभी अचानक कविता जी के हाथ से एक बर्तन गिरा। बर्तन कांच का था, जो गिरते ही टूटकर कविता जी के पैर में लग गया। पिंकी आवाज सुनकर भागी हुई आई, लेकिन मोनिका उससे पहले किचन में पहुंच चुकी थी। हे भगवान, मेरा इतना महंगा बाउल तोड़ दिया तूने। कविता जी ने पैर से बहते खून पर उसने ध्यान तक नहीं दिया। पिंकी ने जड़ से माँ के पैर से कांच निकालने लगी, लेकिन मोनिका ने तमतमाते हुए कविता जी के बाल पकड़कर कहा, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? नई नवेली दुल्हन की तरह नाजुक बनी फिरती है। बुढ़िया, आज ऐसी खुराक दूंगी तुझे कि घोड़े की तरह काम करेगी। पिंकी छुड़ाती ही रह गई, लेकिन मोनिका ने छड़ी से कविता जी को बहुत मारा। पिंकी पर भी मोनिका की मार पड़ी। मोनिका जाने लगी तो पिंकी ने कहा, माँ, चलिए आपके पैर में पट्टी बांध देती हूँ। मोनिका ने तुरंत घूरते हुए कहा, ज्यादा बनने की कोशिश मत कर, जाकर छत साफ कर। ये बुढ़िया बर्तन धोकर काम खत्म करेगी। ऐसे कर रही है जैसे पैर में बड़े जख्म हो गए हों। पिंकी करती भी क्या? अगर कुछ कहती तो मोनिका उसकी माँ को और पीटने लगती। वो चुपचाप छत पर चली गई। मोनिका फोन और अपनी माँ से बात करने लगी। माँ, क्या करूँ? इन माँ बेटी को दोनों मेरी शादी पर मूंग गल रही हैं। जाने कब इसकी बेटी का ब्याह होगा
और कब मैं इस बुढ़िया को आश्रम भेज पाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, बेटा तू तो इसके लिए लड़का ढूंढ कर रख और इस बार जब दामाद जी आए तो जट मंगनी और पट ब्याह कर दे। मोनिका बोली, माँ तुम सही कहती हो, अभी अपनी सहेलियों से कहती हूँ, कहीं तो किसी की नज़र में कोई लड़का होगा। सास सुन रही थी और सोच रही थी, चलो जो भी है, लेकिन मेरी बेटी का ब्याह तो हो जाएगा, लेकिन बस भगवान पिंकी अच्छा करवा दे। चोट लगे पैर से वो बर्तन धोती रही और पिंकी छत धोती रही। बाद में पिंकी ने माँ के पैर में दवा लगाते हुए कहा, माँ क्या हमारे जीवन में दुख ही लिखे हैं, क्या कोई सुख की किरण नहीं आएगी। तो कविता जी ने इसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा ऐसा क्यों सोचती है, तेरा भी परिवार होगा, लेकिन तू अपनी भाभी की तरह नहीं, एक कुशल गृहिणी की तरह घर को संभालना, परिवार का ख्याल रखना और सबको सम्मान देना। एक माँ हमेशा ही अपनी बेटी को ऐसी सलाहतें देती है, लेकिन मोनिका की माँ उसे हमेशा उल्टी सीख दिया करती थी कि कैसे वो सास ननद से पीछा छुड़ा सकती है। एक बार मोनिका को पिंकी पर गुस्सा उतारने का एक बहाना मिल गया और जिससे उसने रुपेश से उसकी शादी की बात करनी शुरू कर दी। पिंकी को एक लड़का बहुत दिन से देख रहा था। बगल के घर में एक नया परिवार किराए पर आया था। उनका लड़का रंजीत छत पर एक्सरसाइज करते समय पिंकी को देखा करता था, लेकिन पिंकी को उसकी नज़रें अच्छी नहीं लगती थी। पिंकी उसे देखते ही दुपट्टा सही करने लगती थी और अपना काम करके नीचे चली जाती थी। एक बार काफ़ी दिन तक छत पर कोई काम नहीं पड़ा। थोड़े बहुत कपड़े पिंकी धोकर नीचे ही सुखा लेती थी। हाँ, शायद उस लड़के के कारण ही वो छत पर नहीं जाना चाहती थी। एक दिन मोनिका ने पिंकी से कहा कि सर्दी आ रही है, सारे गर्म कपड़े निकाल कर उन्हें धूप दिखा दे। पिंकी छत पर गई तो वो लड़का नजर आ गया। वो छत पर टहल रहा था। आज इतने दिनों बाद पिंकी को देखते ही वो मुस्कुरा उठा। पिंकी डर गई कि अगर किसी ने देख लिया तो इसे ही गलत ठहराया जाएगा, मगर नीचे वापस जाती तो भाभी उसका बुरा हाल कर देती। वो उसे अनदेखा करके चुपचाप कपड़े फैलाने लगी। लड़का उसकी छत के पास आकर बोला, हेलो, आज बड़े दिन बाद नजर आया आप, कहीं बाहर गए थे क्या? बाहर भी नहीं निकलते आप। पिंकी ने उसे घूर कर देखा और चुप रही तो लड़के ने इसे उसकी मौन सहमति समझा और आगे बात करने की कोशिश करने लगा। वो लड़का वापस चल जाता तो पिंकी को राहत हुई। उसने गहरी सांस ली और वापस कपड़े फैलाने में लग गई। लेकिन 5 मिनट बाद लड़का वापस आया और एक कागज़ दीवार पर रखकर बोला, ये रख लीजिए, इस पर मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे आपसे बात करनी है। ये सब मोनिका ने देख लिया, जिसका पिंकी को पता ना चला। मोनिका ज़ोर से चिल्लाकर बोली, ओह, तू ये गुल खिलाए जा रही है यहाँ? छत पर इतनी देर लगी तो मैं देखने आई, महारानी चक्कर चक्कर चला रही है। पिंकी तो डर के मारे कांपने ही लगी, लेकिन लड़का बिना डरे वहीं खड़ा रहा और मुस्कुराकर बोला, ओह, आप इनकी भाभी हैं? मोनिका ने पिंकी के बाल खींचते हुए कहा, आज तू नीचे चल, तुझे मैं बताती हूँ। चक्कर चलाने हैं ना तुझे, मैं चलवाती हूँ चक्कर। मोनिका उसे बाल पकड़कर खींचती हुई ले जाने लगी तो लड़के ने पीछे से कहा, भाभी, इनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ इनको मत कहिए। लेकिन मोनिका कहाँ सुनने वाली थी। उसने पिंकी को वहीं उसके सामने मारा, जिससे पिंकी के माथे पर चोट भी आ गई। मोनिका बोली, तेरे गुरछड़े मैं उड़ाऊंगी, आज ही तेरे भैया से शिकायत करती हूँ। इस दिन मोनिका ने पिंकी को इतना मारा कि पिंकी के शरीर पर पड़े निशान मोनिका की क्रूरता को गवाही दे रहे थे। माँ बेचारी पिंकी के जख्मों पर रोज मरहम लगाती थी। पिंकी माँ से रो रो कर कहती, माँ सच में मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो उसे जानती भी नहीं। कविता जी ने कहा, बेटा मैं जानती हूँ तू मेरी संस्कारी बेटी है, गलती तो नज़रिए की है। मोनिका को तो बहाना ही मिल गया था। उसने रुपेश को फ़ोन करके कहा, रुपेश, तुम्हारी बहन ने इस बात एशिया गुलाए खिलाए हैं कि तुम हैरान रह जाओगे। लव लेटर लेते हुए पकड़ा है मैंने इसको, जाने कब से उस लड़के से इसका चक्कर चल रहा है। बस अब जल्दी से इसकी शादी कर दो, वरना ये कहीं भाग जाएगी और तुम कहोगे कि मैंने तुम्हारी माँ और बहन का ध्यान नहीं रखा।
रुपेश को ये सब सुनकर चिंता होने लगी और उसने कहा कि पिंकी से बात करवाओ। पिंकी से बात कराते रहूं, उसने कहा। पिंकी क्यों माँ बाप का नाम बदनाम करना चाहती है? मैं इतनी दूर हूँ तो तू क्यों अपनी भाभी को टेंशन देना चाहती थी? अरे अच्छा लड़का मैं ढूंढ दूंगा तेरे लिए, इन फालतू लड़कों के चक्कर में क्यों पड़ी है? पिंकी उस बात पर शर्मिंदा थी जिसमें उसकी गलती भी नहीं थी। सब कुछ मोनिका के हिसाब से हो रहा था, यही सब तो चाहती थी। मोनिका ने अत्याचार और भी बढ़ गए थे। मोनिका ने ठान लिया था कि वो जल्दी से पिंकी की शादी करके सास को वृद्धाश्रम भेज देगी। कविता जी के होश ही उड़ गए जब एक दिन उन्होंने मोनिका को फोन पर बात करते सुना। मम्मी, लंगा लुल्ला भिखारी जो भी मिले बताइए, मुझे बस इसे जल्दी से रफा दफा करना है। मेरी आज़ादी चाहिए मुझे। ये दोनों जाएं तो मैं भी रुपेश के साथ बाहर रहने जाऊंगी। इनके कारण यहाँ सड़ रही हूँ। कविता जी भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। भगवान, मेरी बेटी की बागडोर अब आपके हाथ में है, इसको अच्छा परिवार देना। कविता जी डर गई थी। एक दिन मोनिका को उसकी माँ ने बुलाया तो पिंकी पीछे से बोली, भाभी आप कब तक आएंगी? तो मोनिका गुस्से में पलटकर बोली, ए बुढ़िया, तूने बेटी को इतना भी नहीं सिखाया है कि पीछे से आवाज़ ना लगाया करे। अरे मैं अगर जा रही हूँ तो क्या ये अंधी है? मूर्खों से पाला पड़ा है मेरा तो, हमेशा पीछे से आवाज़ देती है। मुझे आता है कि ये क्यों पूछ रही है। मेरे पीछे उस पड़ोसी के साथ इसे गुलछड़े जो उड़ाने हैं। उसके जाते ही पिंकी कविता जी से बोली, माँ आपको नहीं लगता कि ये सब इनकी माँ के कारण हो रहा है? उनकी दी हुई गलत सीख से ही ये सब कुछ करती हैं। हमेशा मुझ पर काम छोड़कर इनको तो घर जाने का बहाना चाहिए होता है। भाभी अपने माँ बाप से तो कितने तमीज़ सम्मान से बात करती है और हमारे साथ हमेशा नौकरों जैसा व्यवहार, जबकि हम इन्हें कुछ कहते नहीं हैं और कोई रोक टोक भी नहीं करते। कविता जी बोली, अरे अच्छा ही तो है, उसके जाने में थोड़ी शांति बनी रहेगी और इतनी देर में हम कुछ पल चैन की सांस ले सकेंगे। पिंकी बोली, अरे मम्मी, जब भाभी मायके से छूटे तभी तो ससुराल वालों से रिश्ता बनाएंगी। ना जाने क्यों वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। कभी देखा है किसी भाभी को अपनी ननद के साथ ऐसे मारपीट और गाली गलौज करते हुए? इतना कहते कहते पिंकी रोने लगी। कविता जी बोली, रो मत बेटा, काश तुम्हारे पापा जिंदा होते तो आज ये सब नहीं होता। पिंकी बोली, माँ पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, भाई तो है ना। पर रुपेश भैया भी तो कभी भाभी को कुछ नहीं कहते हैं। पिंकी ने माँ के पाँव में पत्ती की। दोनों ने आराम किया और शाम होने पर पिंकी ने माँ के लिए चाय बनाई तो कविता जी बोली, चाय क्यों बनाई बेटा? अब बहू आकर चीनी पत्ती और दूध चेक कर लेगी और तुम्हें खरी खोटी सुनाएगी। जाने भगवान ने तुम्हारे लिए किसे चुनकर रखा है। अच्छा होगा तुम शादी करके अपने घर चली जाओ। अरे बेटा, तेरा दुख भी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पिंकी बोली, माँ अगर आपने शुरुआत में थोड़ी सी सख्ती की होती तो शायद भाभी कुछ और होती। अब जल्दी से चाय पी लो ताकि मैं बर्तन धोकर रख दूँ, भाभी को पता नहीं चलेगा। कविता जी बोली, बेटा मैं अपनी बहू पर किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं लगाना चाहती थी। मैं तो यही सोचती थी कि जो मेरे साथ हुआ मेरी बहू के साथ ना हो। मुझे याद है तेरी दादी मुझे मायके नहीं भेजती थी। वह कहती थी मुझसे, अब घर का काम नहीं होता, बस शादी ब्याह में ही मैं अपने मायके जा पाती थी। इसीलिए मैंने अपनी बहू पर बंदिशें नहीं लगाई। लेकिन इसका मोनिका ने गलत फ़ायदा उठाया है। मोनिका माँ के घर से वापस आ गई और आते ही सब खाने पीने का सामान चेक करने लगी। तुम माँ बेटी मेरे पीछे जाने क्या क्या बना बना कर खाती हो, जैसे घर में मुफ्त का भंडारा लगा हुआ है। माँ बेटी कमरे में बैठी रोने की आवाज़ कुछ न कर सकती थी। रुपेश कुछ दिन में बाहर से वापस आने वाला था, लेकिन मोनिका ने सास और ननद को नहीं बताया। अचानक से रुपेश जब घर आया तो बर्तन धोती हुई माँ को देखकर बोला, माँ आप बर्तन क्यों धो रही हैं? काम वाली कर लेगी। अंदर से आती हुई मोनिका ने कहा, अरे
आज मेड नहीं आई तो ये खुद ही बर्तन धोने लग गई। मैंने तो कितना मना किया था, रुपेश ने कहा। मम्मी आप हट जाओ, मोनिका धो देगी बर्तन। पिंकी कहाँ है? पिंकी जो कि स्टोर रूम में कपड़े प्रेस कर रही थी, वो आकर खड़ी हो गई। बाई के आने से खुश थी, मगर ये खुशी कुछ पल की ही थी, क्योंकि रुपेश ने माँ से तो बात की मगर बहन की तरफ देखा भी नहीं। पिंकी उदास थी और बाई उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। मोनिका ने उसे कहा, देखा तुम्हारी बहन कैसे मुंह फुलाए घूमती रहती है, सारा दिन यही करती है और सारा काम मुझ पर छोड़कर छत पर टंगी रहती है, लड़कों को इशारे करती है, मैंने खुद देखा है। रुपेश को मोनिका से ये सब सुनकर अपनी बहन पर शर्म आ रही थी। पिंकी अपनी माँ से कह रही थी, माँ जब से भैया आए हैं मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। कविता जी कुछ कहती, उससे कहने के रुपेश उनके कमरे में आया और कहने लगा, शर्म आनी चाहिए पिंकी तुझे, इतना सब तेरे बारे में सुनकर मन कर रहा है कि तुझे एक थप्पड़ लगा दूं। पिंकी ने कहा, क्या सुन लिया आपने? रुपेश ने कहा, माँ अगर बाबूजी नहीं हैं और मैं बाहर रहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मनमानी करे, अब बस इसकी शादी होगी। खबरदार जो छत पर गई तो। पिंकी सारा माजरा समझ गई। उसने कहा, आखिर बर ही दिए भाभी ने आपके कान। रुपेश उसे गुस्से से देखने लगा और बोला, माँ इसकी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चलने लगी है। लेकिन आज पिंकी चुप नहीं रहने वाली थी। भैया हमारे ही घर में हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है यह आपको दिखता नहीं या आप देखना नहीं चाहते। आंखें आपकी इतनी बंद हैं कि आपने वो सब जट से मान लिया जो भाभी ने आपसे कहा। अरे पहले पता तो लगा लेते कि सब झूठ है या सच। तभी मोनिका आई और बोली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे तो लगता है माँ बेटी मिलकर आपसे मेरी शिकायत कर रही हैं। पिंकी मोनिका को घूरने लगी तो मोनिका ने कहा, देखो रुपेश ये कैसे मुझे घूर रही है तुम्हारे सामने। सोचो ज़रा, जब तुम्हारे सामने ये हाल है तो पीछे से क्या करती होगी। रुपेश चिल्लाकर बोला, मैं तुम सबके बीच में पिसना नहीं चाहता। और हाँ माँ, पिंकी की शादी तो जल्द ही होगी। लड़का जोर शोर से ढूंढ जाने लगा। एक दिन पिंकी को मोनिका ने जानबूझकर छत पर सुबह के समय मिर्च देकर कहा, इसको छत पर सुखाकर आओ, इनको दिन भर धूप लगाना है वरना खराब हो जाएंगी। पिंकी जैसे ही ऊपर गई तो बगल वाली छत पर वही लड़का कसरत करता हुआ उसे छत पर देखकर चौंक गया। पिंकी के जिस्म पर मार के निशान अब तक हल्के हल्के बाकी थे। उसने पिंकी को देखते ही कहा, मेरी वजह से उस दिन आपके साथ बहुत गलत हुआ। मैं आपको सॉरी बोलना चाहता था मगर आप दोबारा छत पर आई ही नहीं। पिंकी ने कहा, प्लीज़ आप अपना काम कीजिए, बल्कि चले ही जाएं। मेरा भैया भाभी ने देख लिया तो जाने मेरा क्या हाल करेंगे। तभी मोनिका रुपेश को छत पर लेकर आ गई और दिखाकर कहने लगी, देखो रुपेश मैंने कहा था ना इसका चक्कर चल रहा है, देखो फिर इसी से बात कर रही है। दोनों ने उस लड़के को अपनी बाउंड्री पर खड़े देख लिया था। रुपेश ने कहा, मोनिका तुम नीचे जाओ और पिंकी तुम भी। पिंकी डर के मारे थर थर कांपने लगी। मोनिका ने कहा, अरे इस लड़के को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आप बात कीजिए। पिंकी नीचे चली गई थी। मोनिका जाना नहीं चाहती थी मगर रुपेश ने चिल्लाकर कहा, जाती हो या नहीं, इससे मैं अकेले हैंडल करूंगा, नीचे जाओ तुम। मोनिका को रुपेश को चिल्लाते देखकर नीचे जाना पड़ा। रुपेश अकेले ही वहां रह गया। पिंकी ने नीचे जाकर माँ को रोते हुए सब बताया और कहा, माँ अब मुझे भाभी छोड़ेगी नहीं। पहले वो क्या कम थी, आज भैया भी मुझे ही कहेंगे। लेकिन माँ वही आया था बात करने, मैंने तो उससे बात करने को मना किया था। रुपेश को छत पर 1 घंटा हो गया, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मोनिका सोच रही थी कि छत पर लड़ाई क्यों नहीं हो रही। आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका था। पिंकी की नज़र तो सीढ़ियों पर थी ही, बल्कि मोनिका भी रुपेश के आने का इंतज़ार कर रही थी। इतनी देर बाद जब रुपेश नीचे आया तो उसने किसी से कुछ नहीं कहा। मोनिका ने कहा क्या बात हुई उससे? आपने इससे अच्छे से डांटा ना, रोज़ इधर ही खड़ा रहता है। मैं तो कहती हूँ कि अब पिंकी की भी क्लास ले लीजिए।
तभी कविता जी के पति के करीब मित्र पंकज बाबू उनसे मिलने आ गए। रुपेश ने ही दरवाज़ा खोला और खुशी से बोला, अरे अंकल, आप कैसे हैं आप? पंकज बाबू ने बैठकर कविता जी और उससे बहुत बातें की और बोले, भाभी, अब मैं भी रिटायर हो गया हूँ। इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपका हाल चाल लेता चलूँ। कविता जी बोली, अरे आपने बहुत अच्छा किया भाई साहब जो आप आए। वैसे भी उनके जाने के बाद से लोगों से मिलना कम ही हो गया है। मगर भाई साहब, बस आपसे एक गुजारिश है। पंकज बाबू बोले, अरे कहिए ना भाभी, क्या बात है? कविता जी ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, आप पिंकी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखिए ताकि इसके हाथ पीले करके मैं भी सुकून से आंख बंद कर लूं। रुपेश तो अक्सर ऑफिस के काम से बाहर ही रहता है। अब आप ही हमारे इतने करीब हैं जिनसे कहा जा सकता है। पंकज बाबू ने कहा, भाभी, मेरी पत्नी की दूर की एक बहन है। उसका लड़का अच्छी जॉब करता है और उसमें कोई बुरी आदत भी नहीं है। पिंकी के लिए अच्छा रहेगा। आप कहें तो बात चलाऊं? कविता जी की आंखों में चमक आ गई। वो रोते हुए बोली, भाई साहब, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, लेकिन बात यह है कि मैं दहेज नहीं दे पाऊंगी। अगर ये शादी हो गई तो मैं जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगी। पंकज बाबू ने भरोसा दिया और फिर आने का कहकर चले गए। उनके जाते ही रुपेश ने कहा, माँ, आप मुझसे ना कहकर पिंकी की शादी के लिए औरों से क्यों कह रही हैं? उसका भाई जिंदा है, मर तो नहीं गया। तभी वहाँ मोनिका आई और बोली, अरे रुपेश, मेरी माँ ने पिंकी के लिए एक लड़का बताया है। बहुत ही अच्छा परिवार है और लड़का भी अच्छा है। वहाँ बात चलाऊं? ये पंकज बाबू कौन होते हैं? पिंकी का रिश्ता करने वाले? कविता जी मन ही मन सोचने लगी, मोनिका ने अगर कहीं बात की है तो पक्का लड़के में ही खोट होगा। ये तो पिंकी का भला चाहती ही नहीं है। इसने ही तो उस दिन कहा था कि लूंगा लंगड़ा जैसा भी लड़का चल जाएगा। कविता जी ये बात रुपेश से ना बता सकी, लेकिन उनका मन अब डर रहा था। शाम में जब रुपेश ऑफिस से आया, मोनिका ने उससे कहा, रुपेश, मैंने तुम्हारी बहन की शादी एक अच्छे परिवार में तय कर दी है। आज ही बात की है। जितना हो सके तुमसे तैयारी कर लो। उन्हें तो ज़्यादा दहेज भी नहीं चाहिए। कल वो पिंकी को दुल्हने आएंगे। कविता जी ने कहा, अरे अरे, ऐसे कैसे तय कर दी? हमने तो लड़का देखा भी नहीं। तो मोनिका ने कहा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं क्या कुछ गलत कर दूंगी इसके साथ? कविता जी सोच रही थी कि क्या करे। उनकी बेटी किसी लंगाकर के हाथों में पड़ गई तो क्या होगा? उसका तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। तभी कविता जी बोली, बहू, मेरी एक ही बेटी है। मैं इसकी शादी धूमधाम से करूंगी, भले ये घर ही क्यों ना बेचना पड़े। रुपेश हैरान होकर माँ को देखने लगा। मोनिका बोली, मैं देख रही हूँ रुपेश, आपकी माँ की जुबान आपकी बहन की तरह ही कैंची जैसे चलने लगी है। इस घर के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये घर हमारा है। कविता जी ने कहा, हमारा नहीं, मेरा है और इसका जो चाहे कर सकती हूँ। मोनिका ने कहा, रिश्ता मैंने देखा है और उन्हें एक पाई भी नहीं चाहिए, इसीलिए इतने ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है आपको। कविता जी ने कहा, शादी तो धूमधाम से ही होगी। रुपेश दोनों की बातें सुनकर जोर से चीखा, शांत हो जाओ दोनों। मोनिका, अंदर जाओ और माँ, आप भी अंदर जाइए। मोनिका बड़बड़ाने लगी, सुन लो जी, मैं आपको एक पैसा खर्च नहीं करने दूंगी। फिर चाहे आपकी माँ भीख मांगकर अपनी बेटी की शादी करे या खुद को बेचकर करे, ये घर हमारा है। कविता जी अपने कमरे में चली गई। माँ के कमरे में घुसते ही पिंकी बोली, वाह माँ, क्या बात है, आज तो आपने कमाल कर दिया। पहले इतनी सख्त क्यों नहीं हुई? रुपेश सिर को पकड़े सोफे पर बैठ गया। मोनिका सब अपनी मर्जी से कर रही थी। जब से उसने उस लड़के से बात की थी तब से उसका दिमाग सुन सा पड़ गया था। अगले दिन मोनिका ने उस लड़के के परिवार को बुला रखा था। उसका परिवार आ चुका था। रुपेश ने कहा, मैं लड़के से भी मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, लड़का आने वाला है थोड़ी देर में। लड़का घर में घुसा तो देखा कि लड़का थोड़ा हिल रहा था। उसकी माँ उसके पास गई और कुछ धीरे से बोली,
फिर वो उसके साथ चलकर आई और उसने लड़के को सोफे पर बैठने के लिए कहा। लड़का सोफे पर बैठ गया, लेकिन वो लगातार जमीन देखे जा रहा था। रुपेश को ये बात बहुत खल रही थी। वो उससे बात करने के लिए लड़के के बगल में बैठ गया तो उसे लड़के में से कुछ गंध सी आई। तभी मोनिका पिंकी को ले आई और उनके ये सबको चाय दी। इस लड़के ने चाय के साथ पिंकी का हाथ भी पकड़ लिया। रुपेश ये देखकर तमतमा गया। उसने कहा, अभी तो बात भी नहीं हुई है, इससे पहले ये हरकत। लड़के की माँ बोली, अरे वो गलती से हो गया होगा। लेकिन रुपेश को गुस्से में बोलते देखकर वो लड़का जूता सा उठा खड़ा हुआ और अपनी फिसलती जुबान से बोला, मेरी माँ है वो, ऐसे कैसे बात कर रहा है, चल माफ़ी मांग। इस लड़के की ऐसी बात सुनकर रुपेश ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और कहा, इसके शराब पी रखी है और ये लड़की देखने आया है। आओ, क्या सोचती हैं कि अपनी बहन का हाथ मैं इसके हाथ में दे दूंगा? कोई मजबूरी नहीं है मेरी बहन। तो लड़के की माँ ने कहा, हम भी दहेज नहीं मांग रहे थे और पीना आजकल शौक होता है, इसमें कौन सी बुरी बात है। रुपेश दुहाड़ कर बोला, निकला जाइए मेरे घर से, इस रिश्ते मुझे नहीं चाहिए। तभी मोनिका बोली, अरे रुपेश, तुम भी बात को ज़्यादा तूल दे रहे हो, थोड़ी सी पीकर ही तो आया है, इसमें क्या हो गया, आजकल तो सभी पीते हैं। लड़के की माँ ने कहा, मुझे भी ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, चलो बेटा यहाँ से। जाने कौन से ज़माने के लोग हैं। वो लोग बाहर निकले तो रुपेश ने दरवाज़ा बंद करके कहा, मोनिका, ये रिश्ता लाई थी तुम मेरी बहन के लिए, शराबी के पल्ले बांधना चाहती थी तुम पिंकी को। कविता जी ने कहा, बहू, मैंने उस दिन भी सुना था कि तुमने अपनी माँ से कहा था कि भले लूंगा लंगड़ा मिले लेकिन जल्दी से शादी करनी है। रुपेश ये सुनकर दंग रह गया। पिंकी एक तरफ बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। रुपेश ने कहा, मुझे तुम्हारी सोच के बारे में पहले ही पता चल गया था मोनिका। कल उस लड़के से सच्चाई सुनी तो कानों पर भरोसा नहीं हुआ। पिंकी के संस्कारों में कोई खोट नहीं है, तुमने ही झूठ बोला था। मोनिका ये सुनकर सकपका गई और बोली, अनजान की बात पर भरोसा है आपको, लेकिन मेरी बात पर नहीं। हो गई ना अपनी बहन की ही चिंता और मुझे पराया कर दिया। सब एक हैं और मैं पराई। मोनिका ने रोना शुरू कर दिया था। रुपेश ने एक फ़ोन किया। 5 मिनट बाद घर की बेल बजी। रुपेश ने दरवाज़ा खोला तो वही बगल वाले घर का लड़का सामने खड़ा। रुपेश ने उसे घर में बुलाया और बिठाया। कविता जी भी बैठी थी। इस लड़के ने कहा, मुझे पिंकी पसंद है और उससे शादी करना चाहता हूँ। लड़के ने अपने बारे में सब बताया कि वो अपना बिजनेस करता है और घर में केवल माँ बाप हैं। कविता जी को वो पसंद आ गया और उन्होंने उसके घर जाकर रिश्ता तय कर दिया। मोनिका अंदर ही अंदर जल बुन रही थी। पिंकी की खुशियां देख उससे सहन नहीं हो रहा था। पिंकी की शादी धूमधाम से हो गई। जब वह विदा होने लगी तो अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोई और बोली, माँ, मैं चली जाऊंगी तो आप अकेली हो जाएंगी, मुझे आपकी चिंता होगी, आप भी मेरे साथ चलो ना। कविता जी मुस्कुराने लगी और बोली, भला कोई माँ अपनी बेटी के साथ कैसे जा सकती है। बस तुम अपना घर संभालो और वक्त मिले तो मुझसे मिलने आ जाया करना, लेकिन पहली प्राथमिकता अपने ससुराल को ही देना। पिंकी के जाते ही कविता जी की हालत बदतर होने लगी, क्योंकि मोनिका अपने गुस्से और झुंझलाहट को दिन रात उन पर उड़े रही थी। पिंकी के पति ने शहर से बाहर दूसरा घर खरीद लिया था। अब पिंकी पास नहीं बल्कि दूर रहती थी। उधर मोनिका सास को दिन भर उनको काम में लगाए रखती। एक रोज वह उनसे बोली, बुढ़िया, पूरे दिन खाकर सोती रहती है और इस कमरे की क्या हालत करके रखी है। अब इस कमरे को खाली कर, अब तो तेरी बेटी भी नहीं है तो तू अकेले कमरे को हड़प कर क्या करेगी। अब बरामदे में अपनी खाट लगाई और वही रहो। यह कमरा मेरे बच्चों के खेलने का कमरा बनेगा। इतना कहकर मोनिका ने कविता जी का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर की ओर धकेला। उसी वक्त पिंकी और उसके पति ने घर आ गए। पिंकी ने कोई खबर नहीं दी थी, कोई उसके आने के बारे में नहीं जानता था। पिंकी ने अपनी माँ को संभाला और बोली, भाभी, यह माँ के साथ आप कैसा व्यवहार कर रही हैं।
आखिर उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे पीछे मेरी माँ का क्या हाल बना दिया है? पिंकी ने भी कहा। चलो माँ, आप मेरे साथ चलो, यहाँ आपकी कोई कदर नहीं है, उसके पति ने भी कहा। हाँ माँ, आप हमारे साथ चलिए। इतना कहकर पिंकी ने माँ का हाथ पकड़ लिया तो मोनिका ने कहा, हाँ हाँ ले जाओ, मुझे भी कौन सा ये घर में चाहिए ना, मैं तो इन्हें आश्रम बेचने वाली थी। इसी वक्त रुपेश भी दूसरे शहर से वापस आ गया। वह सब देखकर बोला, क्या तमाशा है ये? रुपेश को देखकर मोनिका के होश उड़ गए। मोनिका ने कहा, अरे आप अचानक कैसे आ गए? रुपेश ने एक जोर का थप्पड़ मोनिका को लगाया और बोला, इस हद तक गिर गई तुम? आज मुझे पिंकी ने फोन करके ना बुलाया होता तो मुझे ये सब पता नहीं लगता। पिंकी ने कहा, भैया हमारे साथ तो ये सब आपकी शादी के बाद से ही हो रहा था, मगर कभी कहा नहीं। लेकिन आज पड़ोसियों ने माँ के रोने को आवाज़ सुनी और मुझे फ़ोन किया तो मैं जल्दी से आ गई। अच्छा हुआ जो आप भी वापस ही आ रहे थे और जल्दी सही समय घर पर आ गए। मोनिका ने कहा, ये दोनों मिलकर फिर से मुझे फंसाने लगी। रुपेश दोनों झूठ बोल रही हैं। आज कविता जी के भी सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने एक जोर का थप्पड़ मोनिका को लगाया और बोली, बेशर्मी की भी हद होती है, तेरी जैसी बहू किसी को ना मिले। इतने साल से सहती आ रही हूँ, बस अब वो नहीं। मोनिका सास को घूरते हुए बोली, बुढ़िया आज तो तुझे निकाल कर ही दम लूंगी। रुपेश ने मोनिका को एक और जोर का थप्पड़ लगाया और कहा, मोनिका अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो तुमने इतने अत्याचार किए दोनों और दोनों सहती रही और उफ तक ना की। मेरे भी कान भरे, मगर शुक्र है जो मुझे सच्चाई पता चल गई। इसने मोनिका का हाथ खींचा और बाहर ले जाने लगा। वो रोकर गुहार करने लगी। रुपेश का दिल नहीं पिघला। मोनिका ने बहुत माफ़ी मांगी मगर सब चुपचाप खड़े रहे। मोनिका ने कहा, प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलतियां की हैं, आप सब पर बहुत अत्याचार किए हैं, मगर एक बार माफ़ कर दीजिए तो मैं फिर कोई मौका नहीं दूंगी, प्लीज़ रुपेश। पिंकी अपने भाई का घर बिगड़ते देखना नहीं चाहती थी तो वो बोली, भाई माफ़ कर दीजिए, एक मौका देकर देख लीजिए। रुपेश ने पिंकी और कविता जी की बात मान ली और मोनिका को माफ़ कर दिया। पिंकी माँ को भाई के साथ छोड़कर खुशी खुशी अपने पति के साथ वापस ससुराल चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।